sessions, we discussed about the concept of aggregate demand, aggregate supply, the consumption function and the saving function. Now, in today's session, we are going to discuss about the relationship between the consumption function and saving function, the concept of multiplier, the concept of investment, and then the relationship between multiplier, consumption function and saving function. Okay, so watch this video, then we will talk later. Next topic is relationship between consumption and saving function. हमने कहा y is equal to c plus s. अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड होल इक्वेशन बाय y कर दूं तो मेरे पास y upon y, if the whole equation is divided by y, then y upon y is equal to c upon y, s upon y means 1 is equal to apc plus aps. एक तो ये हमारा प्रूफ हो गया. दूसरा, अगर y is equal to c plus s, तो चेंज इन y is equal to चेंज इन c plus चेंज इन s. डिवाइड होल इक्वेशन बाय डेल्टा y. तो हमने कहा डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, डेल्टा c अपॉन डेल्टा y, डेल्टा s अपॉन डेल्टा y मीन्स 1 is equal to MPC प्लस MPS. अब इसके बेसिस पे अगर न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो आप देख सकते हो कि कितने सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे. अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला गया कि y is equal to 1000 and c is equal to 800, then APS कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि अगर y is equal to c plus s, तो s is equal to y minus c यानी कि 200 and APS is s over y means 200 over 1000. तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2. ये APS हो गया. तो अगर APS की वैल्यू ये है तो APC की वैल्यू 1 माइनस 0.2 इज 0.8. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. मतलब इसमें से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी बहुत इजी होते हैं. आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट. अगर तुम्हें याद हो तो हमने स्टार्टिंग में जब किया था तो मैंने बताया था हमें 3 कंपोनेंट्स मेन पढ़ने हैं. वो जो 3 कंपोनेंट्स मेन हमें पढ़ने थे उनमें एक था कंजम्पशन, एक था सेविंग और थर्ड इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने नेशनल इनकम में भी पढ़ी है कि इन्वेस्टमेंट मीन्स एनी एडिशन इन द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट. जो भी हमारी कैपिटल है उस कैपिटल में जो भी हम एडिशंस करते हैं उन एडिशंस को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. ओके, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया किसी भी तरह की जो कैपिटल एसेट है उसमें इंक्रीज करना जो हमारे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज होती है. अब ये इन्वेस्टमेंट एक होती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. प्राइवेट मतलब जो हमारा प्राइवेट सेक्टर करता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स करते हैं. जैसे कि नॉर्मली इस कैटेगरी में आती हैं फर्म्स. जो भी फर्म्स इन्वेस्टमेंट कर रही हैं चाहे वो मशीन में हो, इक्विपमेंट्स में हो, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है. और पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या होती है, जो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट कर रही है. जो भी हमारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ में कौन कौन आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट आती है एंड लोकल अथॉरिटीज़ में हमारी जो भी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली हो गया, MCD,
तुम्हारे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, तो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अगर इन्वेस्टमेंट करती है, चाहे वो फ्लाईओवर्स में हो, चाहे वो मेट्रो में हो, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, रोड्स कंस्ट्रक्शन है, ब्रिजेस हैं, रेलवेज है, किसी भी तरह की पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो लोकल अथॉरिटीज़ करती हैं, ये हमारे पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। ये जो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनकी आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना। अगर किसी के भी बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में है तो उसमें मत पढ़ना, बिकॉज आपके सिलेबस में सिर्फ इसकी डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट विच इज़ इंड्यूस्ड बाय सम प्रॉफिट। इंड्यूस मतलब जो किसी से अफेक्ट होती हैं या किसी से मोटिवेट होती हैं। मोटिवेट किससे हो सकती हैं? इंटरेस्ट से हो सकती हैं, प्रॉफिट से हो सकती हैं, इनकम से हो सकती हैं, रेट ऑफ रिटर्न से हो सकती हैं। तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट विच इज़ अफेक्टेड बाय, विच इज़ मोटिवेटेड बाय रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट, and autonomous which is not affected by anything, which is dependent of changes in income, which is not dependent, which is independent हम कह सकते हैं, या फिर ठीक है। तो ऑटोनॉमस वर्ड हमने कंजम्पशन में भी किया था। ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब ही इंडिपेंडेंट है, विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। इसका मतलब ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी इनकम, एनी प्रॉफिट, एनी इंटरेस्ट और एनी प्राइस, किसी से भी नहीं होती। तो बहुत जनरल टर्म्स में हम ये कहते हैं कि जितनी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो सब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जनरली इंड्यूस्ड होती हैं, क्योंकि प्राइवेट ओनर कभी भी बिना प्रॉफिट के नहीं करता इन्वेस्टमेंट। और जितनी भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती हैं वो हमेशा ऑटोनॉमस होती हैं, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज़ डन बाय गवर्नमेंट और वो पब्लिक वेलफेयर के लिए करते हैं। बट ये हमारा रूल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये रूल नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो भी ऑटोनॉमस, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो भी इंड्यूस्ड। बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिट हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती हैं। बट हम इन जनरल बात करते हैं कि जनरली, हम जनरली वाली बात कर रहे हैं कि जनरली all private investments are induced and all public investments are autonomous। अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये आपका डायग्राम है, एरो यहाँ नहीं आएगा, ये आई, यहाँ पे हमने ली इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हमने लिया रिटर्न। जैसे जैसे रिटर्न बढ़ रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। तो ये आई है, लेकिन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज दिस आई। हमारा रिटर्न कम हो या ज़्यादा हो, हमारी इन्वेस्टमेंट ओ आई है तो ओ आई है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज पैरेलल टू x axis, it is a horizontal straight line। ठीक है, काफ़ी बुक्स में आपको ये कैपिटल आई के साथ स्मॉल आई लिखा हुआ भी मिलेगा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसके साथ स्मॉल ए लिखा हुआ मिलेगा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या आ गया। I is induced investment, IA is autonomous investment। अब अगर आपको याद हो कि मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि जो AD होता है वो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M होता है। फिर मैंने कहा था कि AD is C प्लस I, मतलब हमने इसको थोड़ा सा और लिमिटेड कर दिया था। इसको अब हम और लिमिटेड कर देते हैं। मैंने क्या कहा था कि धीरे धीरे हम इसको और लिमिटेड करते जाएंगे। हम अपनी स्टडी पर्पस के लिए, फॉर स्टडीइंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हम जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं हमेशा। तो हम जो स्टडी करते हैं C प्लस आई में,
उसमें ये assumption ली जाती है that investment is an autonomous investment. ओके, ये 4 आपके पहले हैं. गॉट इट. नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. एक्स एंटे मतलब बिफोर, एक्स पोस्ट मतलब आफ्टर. जो भी हम प्लान कर रहे हैं, कुछ भी प्लान हो रहा है, हम पहले से इन्वेस्टमेंट या सेविंग करने से पहले जो कुछ भी हम इंटेंडेड टू प्लान है, कि ये इंटेंड है, दिस इज इंटेंड टू प्लान और सेव, जो हमने फ्यूचर सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि इन फ्यूचर यहाँ पे प्राइस राइज हो सकता है, इस तरह की डिमांड जनरेट हो सकती है, या इस तरह की पॉलिसी में चेंज आ सकता है, तो किसी भी तरह की फोरकास्टिंग के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग वी डिसाइड that this much of saving and investment should be done in an economy. ये हमने डिसाइड कर लिया. That is called ex ante. And when the actual has been done, which is unplanned, involuntary, unintended, means actually save from their income. जो households actually में save कर रहे हैं, जो firms actually में save कर रही हैं, जो firms या government actually में invest कर रही है, तो जो भी एक्चुअली में हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट. तो इसको कई बार, अभी तो मैंने समझा दिया, लेकिन एग्जाम के टाइम पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे. मतलब ये बहुत ही फ्रीक्वेंट मिस्टेक है बच्चों की कि वो एक्स एंटे की जगह एक्स पोस्ट का आंसर लिख देते हैं और एक्स पोस्ट की जगह एक्स एंटे का आंसर लिख देते हैं. उसके लिए एक ही तरीका है याद रखने का. पोस्ट का मतलब तुम्हें समझ में आता है आफ्टर, बाद में, और एंटे मतलब पहले. तो तुमको सिर्फ एंटे और पोस्ट का मतलब ध्यान रखना है. एंटे का नहीं भी रखो तो पोस्ट का रख लो. पोस्ट का तो याद रखना आसान है कि आफ्टर, तो जो बाद में हो रहा है यानी कि जो एक्चुअली में हो रहा है वो एक्स पोस्ट है, और जो पहले हम कर रहे हैं वो हमारा एक्स एंटे है. ये भी हो सकता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हों, ये भी हो सकता है कि इक्वल ना हो. अगर इक्वल है तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता. इफ आई प्लान टू इन्वेस्ट 100 करोड़, अभी मोदी जी ने जो डिक्लेयर किया कि उन्होंने कहा कि इतनी हम इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में करेंगे, इतनी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, इतनी एजुकेशन में करेंगे, तो अगर पूरा फ्यूचर प्लान उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं. बट अगर वो इक्वल नहीं है तो उसके डेविएशंस को ढूंढना पड़ता है. बट चलो, हमें इतना डीप में जाना नहीं है कि वे डेविएशंस को कैसे ढूंढेंगे और कैसे करेंगे. हमारे लिए जो कंसर्निंग पॉइंट है वो ये है कि एक्स एंटे इज ऑलवेज intended, planned, and ex post is always unintended and unplanned, and this is always actual. हम लोग जो एग्रीगेट डिमांड में सेविंग या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो एक्स एंटे की बात करते हैं, क्योंकि जो हो चुका उसके लिए हम स्टडी करके क्या करेंगे, उसको तो हम एनालाइज करेंगे ना कि भाई ये तो हो गया, अब क्या करना है सोचो. लेकिन पहले से अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो उस पॉलिसी के बेसिस पे डिटर्मिनेशन, अभी हम लोग डिटर्मिनेशन की बात करेंगे आगे चल के. जैसे कि आप लोगों ने 11th में डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिटर्मिनेशन किया था, ऐसे ही अब हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से भी किसी भी इकोनॉमी का डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे. तो इक्विलिब्रियम तो पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा. तो हम लोग एक्स एंटे को स्टडी करते हैं. ठीक है, ये हमारे पास हो गई 6 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. The next is MEC और MEI, marginal efficiency of capital और marginal efficiency of investment. marginal word जहाँ भी आ जाता है, marginal word का मतलब हो गया by change in one additional unit. marginal word का मतलब आते ही one additional unit की हम बात करते हैं. तो हम ये कहते हैं कि एक एडिशनल यूनिट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में या हमारी मशीन्स की या हमारी कैपिटल की एफिशिएंसी में कितना इंक्रीमेंट होगा. इसको हम आज के एग्जाम्पल से समझें तो जैसे
अभी कोरोना के टाइम पे वेंटिलेटर्स हैं या क्वारंटाइन सेंटर्स हम बना रहे हैं, तो एक क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाने से या एक भी वेंटिलेटर बढ़ाने से हमारी इकोनॉमी में टोटल एफिशिएंसी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो, यहाँ पर हम इनको इंटरचेंजेबल मतलब सेम टर्मिनोलॉजी लेके चल रहे हैं, एमईसी एंड एमईआई, क्योंकि आप ट्वेल्थ में हो, आपको जो भी सिलेबस दिया है वो बहुत फिल्टर करके दिया है, मतलब कि इतना ही करना है। बट एक्चुअली में ये दोनों टर्म्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जब आप हायर स्टडीज करोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों टर्म्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। बट आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि डिफरेंट होती हैं इन फ्यूचर, बट अभी ट्वेल्थ में आपके लिए यही है कि सेम होती हैं, ठीक है। तो बाय चांस कोई कोई ऑथर इन दोनों को अलग अलग डिफाइन कर देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तुम दोनों डेफिनेशन पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए सिर्फ लैंग्वेज डिफर करके दे दी होगी, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो गया, ठीक है। तुम्हारे कंटेक्स्ट में ये एक ही है और इतनी डेफिनेशन ही है, इसके डिटेल में नहीं जाना कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं करना आपने। नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्म मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर के तो नाम से ही हमें लग जाता है मैनी टाइम्स। तो हम ये कहते हैं कि एक बार इनकम बढ़ाने से, मान लो मैंने एक इन्वेस्टमेंट बढ़ाई 100 करोड़ की, उसकी वजह से मेरी जो इनकम है वो मेरी बढ़ गई मान लो 600 करोड़। तो हम ये कहेंगे कि एक बार इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम बहुत बार बढ़ी और मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि मैंने एक बार मशीन में पैसा लगाया, उस मशीन से मुझे बेनिफिट तो बार बार मिल रहा है ना। मैंने एक बार कंप्यूटर खरीदा, मेरा एक बार पैसा लगा, लेकिन मुझे इससे बेनिफिट तो बार बार मिल रहा है। तो मैंने ये एस्टिमेट लगाया कि एक इन्वेस्टमेंट से मुझे कितना बेनिफिट और मिलेगा। मेरी इनकम 600 करोड़ बढ़ गई, इसका मतलब 6 टाइम्स। तो हम ये कहेंगे कि जो मल्टीप्लायर है ना वो 6 टाइम्स है। तो मल्टीप्लायर क्या हुआ? द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, इन दोनों का रेशियो हो गया। इसको कीन्स ने डिफाइन ऐसे ही किया है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टेल्स अस दैट when there is an increment in aggregate investment, income will increase by an amount which is K times. मल्टीप्लायर को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, द इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसमें भी एक और बात बता देती हूँ, मल्टीप्लायर बहुत वैरायटी का होता है। बजट मल्टीप्लायर, जितने आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर है ना उतने टाइम्स का मल्टीप्लायर होता है। बजट मल्टीप्लायर, बैलेंस ऑफ पेमेंट मल्टीप्लायर, बहुत सारे तरह का मल्टीप्लायर है। बट आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही मल्टीप्लायर है जो कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से है। तो आपके लिए मल्टीप्लायर बोले या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोले एक ही बात है। जैसे कीन्स ने अपने डेफिनेशन में दिया है ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो इट डज नॉट मैटर विद अस हम मल्टीप्लायर बोले या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोले। सिंपल सी बात है, हाउ मेनी टाइम्स द चेंज इन इन्वेस्टमेंट will affect the change in income, ठीक है। how many times the change in investment will affect the change in income, इतनी सी ही बात है कि कितने टाइम्स, हाउ मेनी मल्टीपल टाइम्स वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब अगर हम आगे की रिलेशन की बात करें तो K इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है दिस इज 1/1 माइनस MPC। हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, इसका मतलब MPS इज 1 माइनस MPC। तो ये हमारे पास दो रिलेशनशिप्स आ गई, ठीक है। ये दो रिलेशनशिप हमारे पास आ गई। इससे हम ये कह सकते हैं कि K एंड MPS में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है एंड K एंड MPC में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है।
तो हम ये डिराइव कर सकते हैं कि के एंड एम पी एस में नेगेटिव रिलेशन हो गया और के एंड एम पी सी में पॉजिटिव रिलेशन हो गया। ये डेरिवेशन हमारी हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। हमें बोला कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो है 500 करोड़ और जो एम पी सी है ना वो है 0.4। अब आप निकालो एम पी एस कितना होगा और चेंज इन इनकम कितनी होगी। तो इसको हम निकाल सकते हैं इजीली। इसको निकालने के लिए हम लोग k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन आई और दूसरा k इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस। तो 1 अपॉन 0.4 चेंज इन y अपॉन 500। तो चेंज इन y इज 500 अपॉन 0.4। तो हमारे पास एम पी एस अगर 0.4 है तो ये 1 माइनस 0.4 0.6। तो 1 अपॉन 0.6 1 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन 500। तो चेंज इन y इज 500 अपॉन 0.6। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 833.33 करोड़। इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके आ जाते हैं। Okay, so you watched the video. Now I think you understand all the concepts, the relationship between the consumption and saving, the investment and the multiplier. Now in further session we will discuss about the equilibrium of aggregate demand and aggregate supply and further more concepts of inflationary and deflationary gap. Okay, so do practice, make diagrams as much as you can. diagrams के आप बच्चे जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आपके हाथ में सफाई आएगी, क्योंकि डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपके कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है। ओके, सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल, like this channel, and you can put your comments, your queries in the comment box or mail me at rajshreetutorials@gmail.com. Okay, so good luck to all of you and thank you so much.